नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। तारीख थी 22 फरवरी 2024। प्रदेश अपना उत्तर प्रदेश, जिला सीतापुर, थाना महमूदाबाद। थाना महमूदाबाद में सायपुर एक गांव है, जहां से दिन में करीब 11 बजे धड़ाधड़ फोन कंट्रोल रूम और थाने को आने लगे कि साहब गांव के ही राम अवध यादव, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी और आज ही उनकी पत्नी की 13वीं थी, उनको किसी ने गांव के चकरोट पर कुल्हाड़ी से काट दिया। घटना और घटना का समय यानी पत्नी की 13वीं के दिन उसकी हत्या हुई। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। मौके पर हाहाकार मचा हुआ था। सारे रिश्तेदार आ गए थे। मृतक की पत्नी की मृत्यु का 13वां दिन था। मृत्यु भोज यानी 13वीं का जो भोज होता है वो होना था। दिन के 11 साढ़े 11 बज रहे थे और जैसा सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो 13वीं का भोजन है, 13वीं का मृत्यु भोज कह लें या ब्रह्म भोज कह लें, वो करीब करीब 12 बजे साढ़े 12 बजे शुरू कर दिया जाता है। बाहर के लोग जो आते हैं वो अपना दिन में भोजन करें और घर चले जाएं, और जो लोकल लोग हैं जो आते हैं वो अपना शाम तक खाना पीना खाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो पीक आवर्स थे, बाहर से आने वाले सभी रिश्तेदार इकट्ठा थे। सभी मौके पर गए, पुलिस भी पहुंची। ये देखा पुलिस ने कि बिल्कुल हाल फिलहाल यानी घंटे 2 घंटे पहले को का किया हुआ मर्डर है। ताजा खून शरीर से बह रहा है। गर्दन पर तेज धारदार हथियार से वार हुआ है। उसके बाद सिर और सीने पर उसी धारदार हथियार से कई बार किए गए हैं। तभी वहां पर मृतक की बेटी नीतू पहुंची और नीतू ने बताया कि यह हत्या हमारे सगे भाई सजीवन ने की है। पुलिस ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बोले, सुबह करीब 9 बजे मेरे पिताजी खेत के कुछ काम से खेत तक गए थे और पीछे पीछे मेरा भाई सजीवन एक कुल्हाड़ी और बांका लेके लकड़ी काटने गया था, लकड़ी लेने गया था। कहीं से लकड़ी उसको लाना होगा, उसके लिए गया था। हालांकि उन्होंने बताया कि 13वीं के लिए सारी लकड़ियां लाके रख दी गई हैं। हलवाई ने खाना बनाना शुरू कर दिया है, लकड़ियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसने इसी प्रीटेक्स्ट पे कि लकड़ी कम हो सकती है, मैं जरा लकड़ियां, सूखी लकड़ियां और ले आऊं। पिताजी गए और उनके पीछे पीछे गया और करीब 9:30 पौने 10 बजे वो भागता हुआ बहुत तेजी से घर आया। उसके कपड़े पे खून के निशान थे। भाभी को हाथ पकड़कर घर के भीतर से घसीट कर ले आया, मोटरसाइकिल पर बिठाया और वहां से भाग गया। पुलिस को यह बात कन्विंसिंग लग रही थी कि हां, ऐसा हो सकता है। जिस खेत पर जाना बताया गया, उसने बताया कि मेरे पिताजी फला खेत पर गए थे, श्री राम अवधराम यादव जी। पुलिस वहां तक गई तो लौटने का रास्ता वही चकरोट का है, जहां पर वो एकदम बिल्कुल सूना पाया। वो पीछे पीछे आ रहा होगा, पीछा करते हुए अपने पिता का, और पीछे से बांके से गर्दन पर वार कर दिया। बाद में कुछ लोग जो और खेतों से अपने लौट रहे थे, उन्होंने बताया कि चीखने चिल्लाने की आवाज 1-2 सेकंड के लिए जोर से आई थी, फिर वो भी आवाज शांत हो गई। ऐसा लगता है कि उनके गिरने के बाद उनके चेहरे पर और सीने पर
लगातार उसने वार किए जब तक कि उनके प्राण निकल नहीं गए। नीतू को पुलिस ने कहा कि आप अपना जो संस्कार का कार्य है, लोग आए हुए हैं आपके यहाँ, वो कार्य आप कराइए। हम लोग इसे अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। आज अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कल सुबह बॉडी मिलेगी और तभी आगे की पूछताछ या आगे की चीजें हम आपसे पूछेंगे। लड़की ने कहा कि देखिए साहब, पहले तो उसको जल्दी से ढूंढ के निकालिए। ये कार्यक्रम, अब सब लोग आ गए हैं, रिश्तेदार हैं, मैं सबको बता दूंगा ये कार्यक्रम, खाना बन गया है, खाना ही खिलाना है। पंडित जी अपना काम सवेरे निपटा चुके हैं, तो सब लोग खाना खा लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन मेरा मन नहीं लगेगा कि मैं घर पे रहूं। पुलिस वालों के साथ वो थाने पर चली गई। साथ में एक दो रिश्तेदार, जो नजदीकी रिश्तेदार थे, वो भी गए। फिर उसने पुलिस को बताना शुरू किया कि मेरे पिताजी के पास 18 बीघे जमीन थी। पिताजी की उम्र हो चली है, 65 वर्ष है। माँ, उनको बीमारी थी, 13 दिन पहले ख़त्म हुई वो, और पिताजी बड़ा शौक में थे और बार बार ये कहते थे कि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसी बीच में जब माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मेरे भाई सजीवन ने पिता से कहना शुरू किया कि पता नहीं कब आंख बंद हो जाएगी आपकी, जाने से पहले खेत हमारे नाम कर दीजिए। पिताजी यही कहते थे कि वैसे भी तुम्हारे नाम हो जाएगा मरने के बाद, तुम क्यों इतनी जल्दी मचाए हुए हो। इसका कोई जवाब मेरा भाई नहीं देता था। पिताजी मुझे फोन पे बताते थे कि आज फिर झगड़ा किया उसने, आज फिर झगड़ा किया उसने। हर बार झगड़े में यही कहता था कि खेत हमारे नाम कर दीजिए। मैंने भी जानने की कोशिश की, नीतू ने बताया कि मैंने भी जानने की कोशिश की अपने रिश्तेदारों से कि बात करके देखो आखिर वो ऐसा क्यों करता है, ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा है। मरने के बाद सब उसी का होना है, तो क्यों वो अभी से पिताजी को परेशान कर रहा है मानसिक रूप से कि सारी जमीनें हमको लिख दीजिए। रिश्तेदारों के माध्यम से हुई बात से ये बात पता लगी कि अगर पिताजी का देहांत हुआ तो अब लड़कियों को भी हिस्सा मिलता है, तो आधे में मेरी बहन, आधा मेरी बहन ले लेगी और आधा मेरे हिस्से में आएगा। और मैं नहीं चाहता कि पिताजी की कमाई हुई संपत्ति में किसी दूसरे को, मतलब महिला को या लड़की को या मेरी बहन को कोई हिस्सा मिले। मैं इसीलिए चाहता हूं कि मरने के पहले मेरे नाम कर दें। अगर तब मेरी बहन हिस्से की बात करेगी तो मेरी जो मर्जी होगी वो मैं उसको दूंगा। बहन को जब ये बात पता लगी तो वो एकदम चुपचाप हो गई और उसने पिताजी से कहा कि आप शांतिपूर्वक उसकी बात सुन लिया करें, कोई झगड़ा न करें, मानसिक तनाव न लें, बस जो आप कहते हैं वही कहें कि मरने के बाद तुम्हारा हो जाएगा। पता नहीं ये बात कहने के पहले, कहने के पीछे नीतू का क्या तर्क हो। नीतू भी शायद ये सोच रही हो कि जब अगर मरने के बाद आधा मुझे मिलना है, उसे भी जानकारी नहीं थी कि मरने के बाद जब आधा मुझे मिलना है तो क्यों पिताजी उसकी रजिस्ट्री करें। बहरहाल मां की मृत्यु के बाद भी दाह संस्कार उसी सजीवन ने किया, पिता ने किया, सब लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और फिर उसके बाद ये चूंकि बेटी थी नीतू, अकेली बेटी थी, ये भी आ गई। और इस बीच में थोड़ी शंका इसको, क्योंकि बाप से वो बहुत बार झगड़ा कर चुका था, इसलिए राम अवध या अवध राम अपने बेटे से थोड़े कम कम्युनिकेशन में था। बुजुर्ग आदमी था, उसे लगता था कि लोग इकट्ठा हुए हैं, पता नहीं ये क्या कह दे मुझको सबके बीच में, मेरी बेइज्जती हो, मेरी बदनामी हो, इसलिए उससे कम बातचीत कर रहे थे और अपनी बेटी नीतू से ज्यादा बात कर रहे थे। जैसे किसको किसको बुलाना है, ये नए रिश्तेदार हैं, ये पुराने रिश्तेदार हैं, फलाने तो आएंगे ही, किस बुजुर्गवार को बुला लें कि वो हमको सही सही सबका नाम बता दे कि कौन कौन इस 13वीं में आएगा। सजीवन को यह शंका हो गई कि पिताजी इस समय बहुत नजदीक हैं मेरी बहन के,
मुझसे कुछ नाराज भी चल रहे हैं, मेरे बार बार कहने के बाद भी मुझे रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। ऐसा न हो कि 13वीं होते ही वो सारी जमीन मेरी बहन के नाम कर दें। ये आशंका उसके मन में घर कर गई और जैसे जैसे 10वां, 11वां और 13वां दिन आने को हुआ, उसकी ये आशंका बलवती होती गई, क्योंकि तमाम काम के सिलसिले में नीतू से ही राय मशविरा उसके पिता कर रहे थे। उसको शायद ये लगा, देखिए अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया, वो अपनी पत्नी के साथ भाग गया है, पुलिस ढूंढ रही है। सीओ दिनेश कुमार शुक्ला ने अभी कल ही एक बयान देकर कहा है कि हम सजीवन की तलाश कर रहे हैं, सर्विलांस की मदद ले रहे हैं। उसका नंबर हालांकि तुरंत बंद हो गया था, लेकिन सर्विलांस की दूसरी तकनीक से हम बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य जो कहते हैं कि शायद सजीवन को यह लगा होगा कि 13वीं के समाप्त होते होते मेरे पिताजी ये सारी जमीन मेरी बहन के नाम कर लेंगे। इसीलिए उसके मन में यह अकुलाहट थी कि 13वीं होने के पहले ही पिता को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है, वरना मैं बेजार हो जाऊंगा अपनी सारी जमीन से। और 13वीं के दिन जबकि सारे रिश्तेदार धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहे थे या हो गए थे, पिता सवेरे रेगुलर हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनका बहुत काम नहीं था, बेटा बेटी देख ही रहे थे। वो अपना सुबह खेतों का जो एक बार चक्कर किसान लगाता है कि कोई फसल जानवरों ने खराब न कर दी हो, कोई और दिक्कत ना आ गई हो। गेहूं की फसल इस समय लगी हुई है, तो अब राइप होने वाली है, तो ये दिमाग में रहता है कि रोज एक चक्कर लगाना है। वो देखता रहा कि जैसे ही वो निकले तो उसने ये कहा, टोका भी लोगों ने कि साहब लकड़ी तो पर्याप्त है, तुम लकड़ी के चक्कर में काहे परेशान हो। उसने कहा नहीं, मैंने किसी से बात की है, सूखी लकड़ी का इंतजाम करेंगे। ये भी पूछा गया तो फिर कुल्हाड़ी का क्या काम है। उन्होंने कहा नहीं, लोग सब बता देते हैं कि सूखी लकड़ी है, मैं अपने हाथ से उसको चीर के देखूंगा कि वो लकड़ी सूखी है कि गीली है, हरी है कि सूखी है। खैर ज्यादा टोकने टाकने की बात नहीं हुई, क्योंकि किसी को इससे कोई बहुत लेना देना नहीं था और किसी को ऐसी कोई शंका नहीं थी। और शायद जब वो खेतों को देख के बाहर घर की तरफ वापस लौट रहे थे, तो उसी चक्रोट पर जहां सुनसान था थोड़ा सा, वहीं पर बेटे ने पिता की हत्या कर दी। उसने ये प्लान पहले से बना रखा था। इसके लिए भी नीतू ने पुलिस को बताया कि 4 दिन पहले ही अपने 5 साल के बेटे को उसने ननिहाल भेज दिया था। 4 दिन पहले 10वां के दिन सामान्य रूप से पूरे परिवार को, और दादी मरी थी तो नाती का सिर के बाल तो 10वें दिन सभी अपने सिर के, छौर कर्म कहते हैं, अपने सिर के बाल कटवा देते हैं। सभी लोगों ने देखा होगा कि उत्तर भारत में कम से कम जब किसी के यहाँ किसी के घर में कोई किसी की मृत्यु होती है तो लोग 10वें दिन पूरे बाल हटा देते हैं, पूरे बाल एकदम कटवा देते हैं, और जब वापस अपने कार्य क्षेत्र में आते हैं वही देख कर लोग ये पूछते हैं, अरे भाई क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि साहब हमारे यहाँ फलां की मृत्यु हो गई थी। सिर के बाल अगर काटे गए हैं का मतलब बिल्कुल निकाल दिए गए हैं, तो ये एक निशानी होती है कि इनके घर में कोई मृत्यु हुई है या शोक की कोई बात हुई है, इन्होंने 10वें के दिन ये बाल कटवाए होंगे। वैसे तो तमाम और तरह के कार्यक्रम होने लगे हैं, लेकिन जो ये पुराने समय से एक प्रथा परंपरा चली आ रही है कि 10वें के दिन ही वो बाल कटवाए जाते हैं। लेकिन फिर भी उसने दादी के एकमात्र ग्रैंडसन को 5 दिन पहले 13वीं के पाई यानी 10वें को अवॉइड करने के लिए, या उसके दिमाग में ये प्लान था कि पिता को हम मारेंगे जरूर, ऐसा न हो बेटे से कोई पूछताछ हो या बेटे को कुछ तकलीफ हो, पुलिस उसको बुलावे या पुलिस वहीं आकर पूछताछ करे, इसलिए उसको ननिहाल भेज दिया। कोई तुक नहीं बनता, ननिहाल से लोग आते हैं
कि हमारे दादा, हमारी दादी या हमारे घर में किसी की मौत हुई है, ननिहाल वाले भी भेज देते हैं कि अरे भाई इसको भेज दो, 13वीं के बाद आ जाएगा। ये सामान्य सी एक प्रथा है उत्तर भारत में। तो इस तरह से उसने अपने पिता को कुल्हाड़ियों से रेत कर मार दिया। सारे रिश्तों पे जमीन, जायदाद और धन भारी पड़ा। ऐसे पूत को कपूत ही कहते हैं, आप सब जानते हैं। और कपूतों की हिस्ट्री भरी पड़ी है इतिहास में। आज की घटना बताते समय मुझे, मतलब अब कपूत था, इसमें कोई दो राय नहीं। जमीन सारे रिश्तों से ऊपर हो गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बाप का कोई मोह नहीं रह गया जिसने इस काबिल बनाया कि तुम हाथ में अपने कुल्हाड़ी ले सको और किसी पर वार कर सको। तो उसने ये वार अपने पिता पर ही किया। कितना एहसान फरामोश सजीवन होगा। लोग थू थू कर रहे हैं उससे कि मां की 13वीं के दिन बाप को काट दिया। ये थोड़ा सा जो समय था वो अच्छा नहीं था। वो उसके लिए उसकी भर्त्सना की जा रही है, उसकी निंदा भी की जा रही है। और मैं ये चाहता हूं कि उसे उसके इस कार्य के लिए जरूर कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज मुझे अपने हिंदी के टीचर की अचानक याद आ गई, जो मुझे 5th क्लास में हिंदी पढ़ाते थे। श्री भागवत प्रसाद द्विवेदी जी धोती कुर्ता पहनते थे। इलाहाबाद में जीआईसी कैंपस में ही सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट का बेसिक डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल था। अब तो वो कन्वर्ट हो गया है प्राइमरी, सरकारी प्राइमरी पाठशाला में। पहले वो अटैच था सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट से। उसी कैंपस में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद है, उसी में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट है, और उसी में पीछे की तरफ ये बेसिक डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल था। उसके प्रिंसिपल थे भागवत प्रसाद द्विवेदी जी। वो अलंकार पढ़ा रहे थे। बहुत सालों की बात हो गई। आप यूं समझें कि ये बात होगी 65-66 की। कितने साल हो गए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मानस पटल पर अंकित हो जाती हैं। तो मां साहब की बात याद यूं आई कि वो श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ा रहे थे। बहुत बेसिक चीजें, पहली बार हम लोग अलंकार उनके मुंह से सुन रहे थे और एक एक का उदाहरण बता रहे थे। श्लेष अलंकार के उदाहरण में उन्होंने रहीम दास की एक चौपाई पढ़ी थी कि जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। देखिए, रहीम, कबीर, खानखाना, ये जो उस समय के कवि हुआ करते थे, ये पढ़े शायद बहुत नहीं थे, लेकिन गढ़े बहुत अच्छी तरह से थे। हजार हजार किलोमीटर की यात्रा करते थे, लोगों के बीच में बैठते थे, लोगों को जानते थे। जैसे घाघ और भट्टरी के लिए कहते हैं कि उनसे बड़ा मौसम विज्ञानी कोई नहीं हुआ। खेत के ज्ञान और विज्ञान का उनसे बड़ा कोई प्रिडिक्शन करने वाला नहीं हुआ। कारण बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया था और इन लोगों को सबको प्रैक्टिकल फर्स्ट हैंड नॉलेज थी, जिसको उन्होंने संकलित करके इस फॉर्म में दिया। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, और बारे उजियारे करे, बढ़ो अंधेरो होए। मां साहब ने ये बताया था कि रहीमदास जी ये कहते हैं कि जो हाल दीपक का है, दिए का है, वही कुल के कपूत का है। किसी भी परिवार के कपूत का वही हाल है जैसा एक दिए का होता है। कहते हैं कि बारे उजियारे करे। 12 का मतलब जलाने से, और 12 का दूसरा मतलब उन्होंने बताया कि लड़प्पन, छुटपन। जैसे 12 कुंवारा कहते हैं, एक शब्द कहा जाता है 12 कुंवारा, यानी बहुत छोटा है और कुंवारा है। तो जब वो बहुत छोटा है कपूत, तो उजियारा जब बचपन में आया, खेला, किलकारियां हुई, माँ बाप बहुत खुश हुए, पड़ोसियों को अच्छा लगा, बुला के उससे खेलते रहे, किसका बच्चा है, कौन है। तो 12 उजियारो करे और बढ़े अंधेरो होए। बढ़े का अर्थ मां साहब ने बताया था। बढ़े का मतलब या तो दिए के बढ़ने से आप समझें या दिए के बुझने से समझें। बढ़ने का मतलब जब वो अचानक लौ फेंकने लगे,
बुझने से पहले, जिसे कहते हैं ना कि लौ फड़फड़ाती है। आप घर में अगर रोज दिया बत्ती करते हैं तो बिल्कुल अंतिम, जब सारा घी खत्म हो जाता है, केवल रुई रुई बच जाती है जलने को, तो अचानक उसकी लौ बहुत तेज हो जाती है। इससे पता लग जाता है कि अब ये बुझने वाला है। तो बाढ़ो उजियारो करे और बढ़े अंधेरो होए। ये जो हिंदी साहित्य के जानने वाले हैं, मैंने उसके बाद कोई हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा। हाई स्कूल तो पढ़ा, इंटरमीडिएट में सब साइंस स्ट्रीम से था मैं। तो ये श्लेष अलंकार, जहाँ तक मुझे याद है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो जानकार हैं वो जरूर बताएंगे कि श्लेष अलंकार का उदाहरण यही दिया जाता है। और शायद यही उदाहरण भी था, वो आज भी बच्चे जब पढ़ रहे थे तब भी श्लेष अलंकार के इसी उदाहरण को कोट किया जाता था कि पहले ये उजाला करते हैं और बुझने के साथ साथ ये घोर अंधेरा कर देते हैं, बढ़ने के साथ साथ। तो ये जमीन, ये जायदाद, ये धन, आखिरकार ये सारे रिश्तों पर भारी पड़ गया आज की घटना में। ये आशंका सजीवन को, यानी पुत्र को, उस कुपुत्र को, उस कपूत को, कि कहीं पूरी जमीन मेरे पिताजी बहन के नाम न कर दें, इसलिए पहले से ही वो जोर दे रहा था और मां के मरने के बाद और जोर देना शुरू किया कि जमीन मेरे नाम कर दो। किसी दिन आंख मूंद लोगे तो बंदर बांट होने लगेगा। अच्छा, पुरुष प्रधान देश में सजीवन को यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि पिताजी की जमीन या जायदाद, इसमें से कोई भी हिस्सा बहन को चला जाए, घर की लड़की को चला जाए। पुरातन काल में महिलाओं के लिए कोई हिस्सा नहीं देते थे माँ बाप, लड़कियों के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। बुआ हैं तो उनके लिए भी नहीं। जो कुछ है वो लड़के को जाएगा। इसीलिए उस जमाने से पहले से ही लोग कहते हैं कि साहब ये गलत होता था, बेटा और बेटी के साथ ये भेदभाव ठीक नहीं था। बहरहाल अब समय बदल गया, पहले जैसा समय नहीं है। और शायद सजीवन को यही जानकारी कहीं से मिली होगी कि अब पिता के मरने के बाद बेटियों को भी जायदाद का हिस्सा मिलेगा। यानी सुओ मोटो जो अमल दराम वो होता है, डेथ के बाद अपने आप रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नाम चेंज हो जाता है, तो वो शायद आधा मेरी बहन को चला जाएगा। इसलिए वो जिद कर रहा था कि मरने से पहले ही ये हमको रजिस्ट्री कर दें, और इसी के लिए वो झगड़ा कर रहा था। लेकिन इस बीच में जो डेवलपमेंट हुआ, माँ का देहांत हुआ, तो बेटी आएगी ही, बड़ा नेचुरल है, बेटी आएगी। बेटी भी आई। बेटी और माँ का जो जुड़ाव है, लगाव है, वो एकदम अलग होता है। हमेशा ये कहा जाता है कि बेटियां माँ से ज़्यादा नज़दीक होती हैं। बेटियों के सुख दुख में माँ उनकी ज़्यादा मदद कर सकती है, महिला होने के नाते भी और माँ होने के नाते भी। तो संस्कारों की जब तैयारी होती है तो एक 10वें का संस्कार होता है, जो 13 दिन के कुल संस्कार होते हैं उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार में, कि मृत्यु के 10वें दिन महाब्राह्मण की विदाई होती है। महाब्राह्मण उनको करते हैं जो श्राद्ध, उनको कहते हैं जो श्राद्ध कर्म करते हैं। मरने के बाद से श्राद्ध कर्म तक, और ये माना जाता है कि 10वें दिन ही उस आत्मा की विदाई होती है। और उस दिन जो मैंने अपने माता पिता की मृत्यु पर देखा था कि 10वें दिन वो माँ की मृत्यु पर उस महाबाभन की पत्नी घाट पर, जहाँ हम लोग अपने बाल बनवाते हैं, वहाँ आ जाती है और माता जी की पसंद का खाना उसके लिए बनता है। माता जी जो कपड़े पहनती थी वो उसको दिए जाते हैं, साथ में एक बेड और बिस्तर, ये सब चीज़ें, ताकि वो माता का स्वरूप मानी जाती हैं, जो मृतका है उसका स्वरूप मानी जाती हैं, कि वो नाराज होकर ना जाए, वो खुशी खुशी यहाँ से विदा हो जाएं। यानी जो भी आत्मा उनकी यहाँ पर है वो अपने स्थान पर चली जाए, यहाँ भटके नहीं। इसलिए उस महाब्राह्मणी की सेवा की जाती है। और पुरुष अगर मरता है तो उसके स्थान पर महाब्राह्मण की ये सेवा की जाती है। ये
पुरानी पद्धतियां हैं। इसके पक्ष या विपक्ष में मैं नहीं जाऊंगा, तमाम क्रिटिसिज्म आपको इनका नेट पर मिल जाएगा। लेकिन यही पुश्तों दर पुश्तों हमारे यहाँ चली आ रही हैं, लगभग पूरे उत्तर भारत में। वो जाति बिरादरी से ऊपर ये सभी लोग करते हैं। खैर, अब नए ज़माने में नई नई बातें लोग करते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनली यही आज की तारीख में भी होता है। तो जब माँ की पसंद नापसंद, क्या कपड़े पहनती थी, किस तरह के कपड़े उसको अच्छे लगते थे, कौन से जेवर, जैसे महिलाएं हसूली बहुत पहनती थी। राजस्थान में महिलाएं चांदी का पैरों में जो कड़ा होता है वो जरूर पहनती हैं, एक दिन के लिए भी खाली नहीं रखती हैं। तो माँ को क्या पसंद है था, क्या नापसंद था, क्योंकि वो सारी चीजें उस महाब्राह्मण को दी जानी थी ताकि वो ये स्वरूप माना जाए कि ये माँ का स्वरूप है। तो नेचुरली ये सारी बातें बेटी से डिस्कस की जाती थी, नीतू से। वो बताती थी कि हाँ ये खाती थी, वो ज़्यादा खाती थी, वो ज़्यादा पसंद था, वो कम पसंद था, और इस तरह की बातें। और उसी के अकॉर्डिंगली महाब्राह्मण की विदाई के दिन ये सब किया गया, क्योंकि उसके बाद फिर पिंडदान करते हैं, फिर 13वीं को मृत्यु भोज करते हैं। उनमें भी जो श्राद्ध कर्म करने वाले महाब्राह्मण आते हैं, जो पंडित जी लोग आते हैं, उनकी बहुत सेवा की जाती है। ये माना जाता है कि अभी आत्मा इन्हीं के पास है, और जब हम इनकी विदाई करेंगे तब आत्मा मेरे घर से विदा होगी। तो ये सारा मशवरा घर वाले वो नीतू से कर रहे थे। इस बात को वो लगातार देख रहा था सजीवन, कि सारी बात मेरी बहन से पूछी जा रही है, उसी से पूछ के आगे के सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, मुझे कोई लूप में नहीं ले रहा है। उसने ये मान लिया कि मेरे पिताजी ने मन बना रखा है कि वो सारी जमीनें मेरी बहन के नाम कर देंगे। हालांकि वो जो नीतू या उसके पिताजी या घर वाले जो कर रहे थे वो कतई लीक से अलग हटके नहीं था। ऐसा ही होता है, उत्तर भारत के परिवार जो इस तरह की सामाजिक बंधनों से बंधे हुए हैं और ये सारे रीति रिवाज फॉलो करते हैं, ये सारे कर्म कांड फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि महिला की मृत्यु के समय में उसकी पुत्री से उनकी पसंद नापसंद ये बताने को तो सब बता, लड़का भी बता सकता है, मोटी बातें हस्बैंड हैं वो भी बता सकते हैं, लेकिन पुत्री से ही ये सब बातें पूछ कर की जाती हैं। लेकिन इसको सजीवन को ये लगा कि सारा काम इसी को महत्ता दी जा रही है। इसका मतलब पिताजी मुझसे नाराज हैं मेरे झगड़ा करने से, और जैसे ही 13वीं हुई वैसे ही ये सारी प्रॉपर्टी बहन के नाम कर देंगे। ये अज्ञात भय, ये आशंका उसको मन ही मन खाए जा रही थी, और इसीलिए उसने 13वीं के दिन ही अपने पिता की हत्या कर दी। और कपूत है, इन कपूतों से इतिहास भरा पड़ा है, कपूतों के कारनामों से। ये भी एक कपूत का कारनामा था कि राजगद्दी के लिए बाप को मार दिया, भाइयों को मार दिया। पुराना इतिहास इससे भरा पड़ा है। वही है, जमीन और जायदाद की लालच बड़े बड़ों का, या पद की लालच बड़े बड़ों का दिमाग खराब कर देती है। और इसीलिए कहा गया है लालच बुरी बला है, यानी लालच से खराब बला कोई नहीं होती। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।